हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी? अब तो आपने अपना कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा या और रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, वैसे आपके एग्जाम लेने के लिए एनटीए ने भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। इसलिए उन्होंने आपके एग्जाम की डेट फाइनली डिक्लेयर कर दी, जो कि मई के फर्स्ट संडे अर्थात 4 मई को है। और फॉर्म भरने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी, जो 7 फरवरी से स्टार्ट होके 7 मार्च तक है। तो अब आप भी फॉर्म भरने की तैयारी कीजिए। एनटीए भी आपको बहुत क्लियर कट कहता है कि फॉर्म भरने में जल्दी न करें, और फॉर्म भरने से पहले उन्होंने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया है, उसको आप केयरफुली पढ़ें। इस बार भी उन्होंने 154 पेज का इंफॉर्मेशन ब्रोशर अपलोड कर दिया है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। इसलिए आप किसी के सुनने पर, किसी के कहने पर न जाएं, आप उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू ही बात करें। अब मेन बात ये होती है कि उस इतने बड़े ब्रोशर को सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ भी दें वो सभी उसको पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। हमें तो इतने साल हो गए एग्जाम दिलाते हुए, हम जानते हैं कि किसके अंदर में कहाँ क्या चीजें होंगी। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती न हो जाए, आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट न हो जाए, आपकी साल खराब न हो जाए, इसलिए मैं उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसको मैं क्या इंफॉर्मेशनल वीडियो सीरीज फॉर नीट 2025। इस सीरीज की पहली कड़ी के अंदर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन नीट 2025 के लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गुड बातें हैं, और ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि ब्रोशर में कहां पर क्या चीजें लिखी हुई है। इसलिए किसी पर विश्वास न करें। मैं कहता हूं कि मेरे भी नहीं, मैं जो बता रहा हूं उन बातों पर विश्वास करें, और उसको ब्रोशर में देखें, और उसके बाद में चीजें डिसाइड करें किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है। जनरली क्या होता है, जिन पेरेंट्स के बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं वो बहुत बड़े एडवाइजर बन जाते हैं, और वो आपको बताने लग जाते हैं। तो बच्चों, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अपने टाइम के, उस टाइम के बच्चों की बात के नियम कानून कायदे बता रहे हैं। आज उनमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, तो आपको फॉर्म भरना है वो इस बार के ब्रोशर के, इस बार के नियम कानून कायदों के हिसाब से आपको भरना है। तो इसलिए आप जरा देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। तो सुनिए बच्चों, नीट के में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी की वही हर साल की तरह इस साल भी वही बेसिकली 3 मेन क्राइटेरिया है। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एक एज लिमिट की, और एक नेशनलिटी की। तो हम बारी बारी से इन तीनों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके लिए कौन से क्लॉज, कौन सी बातें ब्रोशर में किस पेज पर लिखी गई है, और आपको उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं किस पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में आपको मेनली 3 बातें आएंगी। एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में, और तीसरा क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। जैसे ही आप क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि इसके अंदर में जो 2025 के अंदर में 12th क्लास के एग्जाम में अपेयरिंग है, या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम में अपेयरिंग है, या 2025 तक वो उसको पास आउट कर गए हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। कि ये बातें इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कहां लिखी हुई है, इन चीजों को देखना है तो आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 24 पर आए। यहां पर इस जगह पर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी कि आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए ये कोड भी दे रखे हैं कि आप जब फॉर्म भरें तो जब आप 12th अपेयरिंग है तो उसके लिए कोड नंबर बन जाएगा। ये अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th क्लास इन 25 के अंदर में है। इसके अलावा आपने क्या देखेंगे कि कोड नंबर 2 किन के लिए है, कुछ जगह कुछ स्टेट्स के अंदर में इन्हें 12th के एग्जाम को हायर सेकेंडरी और सीनियर हायर सेकेंडरी एग्जाम कहा जाता है। ये इसमें अपियर होना चाहिए या इसको पास आउट होना चाहिए। या इसके अलावा कोड नंबर 3 के अंदर में आपको किसके लिए आएगी ये इंटरमीडिएट। कुछ जगह पर इंटरमीडिएट काउंसिल होती है, तो जहां इंटरमीडिएट काउंसिल का एग्जाम उनका क्लियर किया होना चाहिए या उसमें वो अपियर होना चाहिए। अब ये बातें तो क्लियर है, इसमें हर साल ऐसी चीजें आती है, इसमें कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। लेकिन एक बात इस बार एक चीज नई आ गई जो पिछले साल नहीं थी। पिछले साल क्या था कि नेशनल ओपन स्कूल और स्टेट ओपन स्कूल से पास आउट बच्चों को भी
एलिजिबिलिटी थी वो भी इसके लिए अप्लाई कर पा रहे थे। इस बार इन्होंने इसके साथ में कुछ कंडीशंस लगा दी है। उन्होंने ये कह दिया इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर में, इन्होंने ये क्लियर कट कह रखा है पेज नंबर 24 के ऊपर। क्या कह दिया? Candidates who have passed 12th exam from open school or as a private candidate shall not will be eligible to appear for the national eligibility cum entrance test. Is not eligible, ये eligible की नहीं बता दिया गया इस बार, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने एक कंडीशन जरूर लगा दी है, ठीक है। वो कंडीशन थोड़ी सी इन बच्चों को राहत दे रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ ऐसा चल रहा है। देयरफॉर इन्होंने ये कह दिया कि देयरफॉर द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द नीट 2025 who have passed the qualifying examination I class 12 from the National Institutes of Open Schooling or state or school or as a private from recognized state boards or with the bio or biotechnology as an additional subject shall be allowed किया जा रहा है but subjected to the outcome of the special leave petitions। इन्होंने इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेटिशंस दायर कर रखी है, उसका डिसीजन अभी नहीं आया है। उसका डिसीजन यदि इनके फेवर में आ जाता है तो ये बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और यदि ये इसके अंदर में सिलेक्ट हो गए तो क्वालिफाई कर गए तो इनको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो साथ साथ में क्या देखा, कुछ स्टेट बोर्ड ने 12th को प्राइवेट कर रखा था और कुछ ने क्या कर रखा था कि मैथ्स के साथ साथ में एडिशनल सब्जेक्ट भी ले लेते थे। जैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर में भी आपको हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने के बाद में एक एडिशनल बायो ले लेते थे, तो उनको पहले एलिजिबल मान लिया गया था। अभी उनके ऊपर कुछ अपील चल रही है तो उनका अभी डिसीजन नहीं आया है। जब डिसीजन उनके फेवर में आ जाएगा तो वो भी इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखिए क्या आता है डिसीजन। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया आ रही है। तो इन दिनों ज्यादा बच्चों को इसकी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जिन्होंने ओपन स्कूल से किया है, कई बच्चे क्या आते हैं कि स्कूल में डमी नहीं जाते हैं और उन्होंने ओपन स्कूल से 12th कर लेते हैं, तो ये भी अपना एक 12th पास करने का एक अच्छा मोड है। जबकि कई बच्चे जो डमी के अंदर में जाते हैं वहां पर कुछ आपको नियम कानून कायदे तोड़ के ही तो आपको वहां पर एडमिशन मिलता है और एडमिशन आपको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए कई बार कुछ स्कूलों की ऐसे डमी के चलते मान्यताएं रद्द हो जाती है तो उन बच्चों को परेशानियां होती है। तो इसलिए हम भी बहुत को कई बार यूं प्रेफर करते हैं कि भैया आप ओपन स्कूल से अपने पास 12th कर लो, 12th ही तो करनी है। तो पता नहीं क्यों इस नियम को वापस हटा दिया गया। पहले ये नियम था, बीच में इसे हटा दिया गया, फिर इसे वापस लागू कर दिया गया और वापस अब इसके ऊपर अपील चल रही है। देखिए आगे डिसीजन क्या होता है। हम तो ये चाहते हैं कि डिसीजन बच्चों के फेवर में हो और ये बच्चे भी इस एग्जाम के अंदर में अपेयर हो सके और अपनी जो टैलेंट है उसको वो शो कर सके और उसके हिसाब से उनको रिजल्ट मिल सके। तो ये बात आ गई किसकी, क्वालिफाइंग एग्जाम की बात आ गई। इसी तरह क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की जहां तक की बात आती है तो जब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी ब्रोशर के ऊपर, इन पेज के ऊपर ये आ जाता है पेज नंबर 27 के ऊपर ये लिख रखी है। क्या लिख रखी है जो आप जानते ही हैं कि भाई आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और इनके अंदर में पासिंग एलिजिबिलिटी भी इनकी होनी चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है इनको किसमें बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके अंदर इंडिविजुअली इनको कैसे स्कोर करना है, इनको पास होना है। ये इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए और उनका जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। 50% किन के लिए, 50% मार्क्स किसके लिए, अनरिजर्व और जनरल EWS के लिए। बाकी जो हमारे ST और SC और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए मिनिमम जो मार्क्स है किसमें, फिजिक्स के अंदर में, केमिस्ट्री में, इनमें टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, 40%। ठीक है, तो यदि इनके 40% मार्क्स हो एग्रीगेट तो ये इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे अपने पास ही। और जनरल और इसके जनरल EWS वालों के लिए ये मार्क्स 50% का है। इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में नहीं आए। हाँ, लेकिन कोई बच्चे सोचते हैं कि साहब हमने एग्रीकल्चर से ले लिया है तो वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनके एडिशनल बायो जिन्होंने ली है उनके ऊपर थोड़ी सी एक तलवार लटकी हुई है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। ठीक है बच्चों, तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम की जो क्राइटेरिया है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आता है एज लिमिट। एज लिमिट में कोई चेंज नहीं किया गया। एज लिमिट आपकी वैसे ही है, उनको कितना है, 17 ईयर्स
वो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द अंडरगोइंग मेडिकल कोर्सेज की। ये ठीक वैसी है जैसी पहले भी थी। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा अलग से और बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग इस एज लिमिट के बारे में कंफ्यूजन, वैसे तो इन्होंने इसका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया है इस बार, फिर भी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैं उसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा अपर लिमिट के अंदर में कोई अपर लिमिट नहीं लगाई गई इसके लिए, इस बार कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये एक चांस है वापस के अंदर में कि भाई आप कितनी बार भी इस नीट को दे सकते हो। क्यों कि इस बार स्टार्टिंग से यही आ रही थी कि कुछ चांस लिमिट की जाएगी, बच्चों के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस पर चांस लिमिट लगाई जाएगी। लेकिन अभी तक इन्होंने चांस लिमिट भी नहीं लगाई है और न ही एज की अपर लिमिट लगाई है। 40 साल, 45 साल, 50 साल का कितना कभी हो, वो सब बच्चा को अपने, कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी एग्जाम दे रहे हैं, तो दे सकते हैं, तो आप भी दीजिए। तो इसलिए एक ही मौका है एग्जाम के लिए। तीसरी अपने पास जो मेन बात आ रही है वो इसके लिए नेशनलिटी की। तो नेशनलिटी के अंदर में भी कोई अपने यहाँ से कोई चेंजेस नहीं किए गए इस बार भी। जो हर बार के जो चेंजेस जो चलते हैं उसी तरह आ रही है। कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए या नॉन रेजिडेंट इंडियन INRI होना चाहिए, ओवरसीज इनके लिए आए। ठीक है, ये सभी इस नीट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इनके अंदर में 15% कोटे के अंदर में इनमें केवल अपने पास इंडियन नेशनल सिटीजन ही एप्लीकेबल होते हैं। नॉन रेजिडेंट उनके लिए अपनी हर स्टेट की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको एडमिशन मिलने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई अपने। हाँ, यदि आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, आउटसाइड इंडिया पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहां से आपको MBBS करने के बाद में आप सबको मालूम है कि आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है किसका? FMGE। ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंट्रीज के लिए इसकी एग्जाम्शंस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, US है और ये ब्रिटेन है। इस तरह से कुछ कंट्रीज है जिसके लिए इसमें एग्जाम्शंस है। यदि वहां से आप MBBS करके आते हैं तो आपको ये एग्जाम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा और बाकी जगह से आप करके आते हैं तो आपको ये एग्जाम फेस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मैं आपको आगे भी वीडियो देता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। अलग अलग कंडीशंस के लिए चीजें आएंगी। जैसे मैंने कहा, मैं एज के लिए भी बात करूंगा, मैं OBC के, नॉन क्रिमिनल के, इनके लिए भी बात करूंगा। कौन कौन से कोर्सेज है मैं उनके लिए भी एक अपने वीडियो देने जा रहा हूं। सब्जेक्ट से संबंधित इस तरह से मैं एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें आपको दूंगा और उसके थ्रू मैं आपको फॉर्म भरने के लिए आपको प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद में हम एक ऐसा लाइव सेशन देंगे आपको जिसके अंदर में हम आपको फॉर्म भी भरवा देंगे, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो और आपका साल खराब होने से बच जाए, आपके अरमान टूटने से बच जाए, आपके ख्वाब नष्ट होने से बच जाए। ये मेरी कोशिश है। ठीक है, तो मेरे जितने भी वीडियोज आएंगे उन सब के साथ के अंदर में मैं आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर में कौन सी बातें कहाँ लिखी हुई है, ये मैं सारी बातें आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसके ऊपर कमेंट्स जरूर लिखें, जरूर करें, और अच्छा लगा तो आप दूसरों को इसको शेयर करें ताकि किसी बच्चे के का भविष्य खराब होने से बच जाए। यही मेरा प्रयास है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।